Hello and welcome again. Myself Shahid Ahmed Khan. Today I will teach you unit number 2 of political science with the headings constitutional design. The topic that we are going to discuss in this video is democratic constitution in South Africa. इस वीडियो के ज़रिए जो टॉपिक हमारा मेन होगा वो होगा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका की। साथ ही मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। एक तो देखेंगे हम जो जदोजहद अपार्थाइड के खिलाफ हुई थी, और साथ में हम वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन साउथ अफ्रीका में समझेंगे। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप अंडरलाइन करके रखो, ये बाद में मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही यहाँ पे अपार्थाइड एक टर्म यूज़ हुई है। तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इन टेक्निकल टर्म्स को मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन की चंद डेफिनेशंस मैं आपको दूंगा, तो उससे आपको बेहतर रंग में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल जाएगा। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ को कहते हैं हम? द बेसिक प्रिंसिपल्स लॉज ऑफ ए नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप्स दैट डिटरमाइन द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटी सर्टन राइट्स टू द पीपल इन इट। यहाँ पे जिक्र हुआ है बेसिक प्रिंसिपल्स का। ये बेसिक प्रिंसिपल का मतलब है बेसिक उसूल, कुछ उसूल, और साथ में हमने बात की थी लाज की। लाज भी हम कानून को कहते हैं, प्रिंसिपल्स हम उसूलों को कहते हैं, लाज हम कानून को कहते हैं। जो उसूल है और जो कानून है किसी कौम के लिए या किसी स्टेट के लिए बनाए गए हैं या किसी सोशल ग्रुप के, इससे वो समझाते हैं इनके पावर्स। इससे हमें पावर समझ में आ जाता है, किसी स्टेट का कितना पावर है, किसी नेशन का कितना पावर है, किसी सोशल ग्रुप का कितना पावर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने समझाई है। साथ में ही हमें ये भी समझ में आता है कि ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है इनकी ड्यूटीज़ क्या है, वो भी हमें साथ में समझ में आ जाती है यहाँ पे। और कुछ राइट्स जो हैं पीपल के, वो भी यहाँ पे गारंटी किए गए हैं, यानी कि लोगों के जो हुकूक है उनको भी यहाँ पे गारंटी किया गया है। यानी गारंटी का मतलब यहाँ पे सिक्योर किए गए हैं वो। तो ये एक डिफिनीशन थी कॉन्स्टिट्यूशन की। आइए अब हम दूसरी डिफिनीशन को समझते हैं। Set of written rules that are accepted by the people in the country या by all people in the country। ये कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनको तमाम लोग जो मुल्क में हैं वो मानेंगे। सेट ऑफ ऑल पीपल, एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल। एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल का मतलब है तमाम लोग जो हमारे मुल्क में हैं तो वो इन लॉज को मानने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये इसकी अगली डिफिनीशन थी। आइए हम अगली डिफिनीशन की ओर बढ़ते हैं। अगली डिफिनीशन में हम क्या बात कर रहे हैं? रिटन इंस्ट्रूमेंट एम्बॉडिंग द रूल्स ऑफ ए पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ रिटन रूल्स, मान लो कानून कुछ बनाए गए हैं जो किसी पॉलिटिकल या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए गए हैं। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, उस मिसाल के ज़रिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर रंग में समझ आ जाएगी। हम स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पे हमारा स्टाफ होता है, वहाँ पे एक हेड होता है स्कूल का। जो स्कूल का हेड होता है वो प्रिंसिपल होता है, और प्रिंसिपल का काम क्या है? प्रिंसिपल कुछ उसूल बनाता है, वहाँ पे प्रिंसिपल लॉज बनाता है। उसने कुछ लॉज वहाँ पे बनाए होते हैं स्कूल में। आप समझ लो इस बात को, स्कूल में कुछ लॉज प्रिंसिपल के होते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने जो लॉज बनाए हैं वो मैंडेटरी हो जाते हैं हमें फॉलो करने के लिए। आप उन लॉज को मैंडेटरी फॉलो करोगे। अगर उन लॉज को हम मैंडेटरी फॉलो नहीं करेंगे तो दैट मीन्स वी आर आउटलॉज। That is the same case with our constitution. This constitution is made in order to secure the rights of the people and to guarantee also the rights of the people.
उम्मीद करता हूँ ये आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए अब हम मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी। इसमें हम देखेंगे स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, अपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रगल। तो आइए अब हम डेफिनेशन अपार्थाइड की समझते हैं। अपार्थाइड क्या चीज़ है? मुझे 5-10 मिनट हो गए बात करते हुए अपार्थाइड अपार्थाइड। तो आप कह रहे होंगे कि ये अपार्थाइड क्या चीज़ है, अभी सर ने हमें अपार्थाइड बताया ही नहीं ये क्या चीज़ है। तो आइए अब हम समझते हैं अपार्थाइड को। ये जो टर्म अपार्थाइड थी इसको इस्तेमाल किया गया साउथ अफ्रीका में। दिस टर्म वाज यूज्ड इन साउथ अफ्रीका। ये जो अपार्थाइड टर्म इस्तेमाल की गई थी वो साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल की गई। अभी भी मैंने इसकी डेफिनेशन आपको नहीं बताई है। डेफिनेशन क्या है असल में डेफिनेशन इसकी है रेसल डिस्क्रिमिनेशन। द डिस्क्रिमिनेशन क्रिएटेड ऑन द बेस ऑफ क्रीड, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ सेक्स, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। But here, this discrimination was especially created on the basis of color of the skin. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे उन्होंने क्रिएट की गई थी, वो देखो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने क्रिएट की थी ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन। ये किन्होंने की थी? ये वाइट पीपल ने की थी और इसको वहाँ पे प्रमोट कर रही थी गवर्नमेंट वहाँ की। डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने बनाई थी, उन्होंने भेदभाव बनाया था लोगों के ऊपर कलर के, ये जो रंग है उसकी बिना पे वो डिस्क्रिमिनेट करते थे लोगों को, और इसको खुले आम वहाँ सपोर्ट कर रही थी वहाँ की गवर्नमेंट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम देखेंगे नेल्सन मंडेला की बात हो रही है यहाँ पे। ये स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड जो हुआ था इसमें एक मेन रोल अदा किया था नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला कौन थे? वो एक प्रोमिनेंट साउथ अफ्रीकन लीडर थे। नेल्सन मंडेला प्रोमिनेंट साउथ अफ्रीकन लीडर थे। वो साउथ अफ्रीका के बहुत ही मशहूर लीडर माने जाते थे, या उनको हम कहेंगे ये अफ्रीकन नेशनलिस्ट भी थे, और you can call him as leader. This Nelson Mandela was an African nationalist or leader. याद रखना, हम नेल्सन मंडेला की बात कर रहे हैं। ये मेन कैरेक्टर थे साउथ अफ्रीका को अगेंस्ट अपार्थाइड आज़ाद करवाने में। तो ये भी ही टू वाज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी। तो ये गांधी जी की फिलॉसफी से इंस्पायर थे। कौन? नेल्सन मंडेला। वो भी गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो कर रहे थे। He too was a fan of Mahatma Gandhi. Just like the philosophy of Gandhi, he too followed his same philosophy that Gandhi was following. जो गांधी जी की फिलॉसफी थी वही फिलॉसफी यहाँ पे नेल्सन मंडेला अपना रहे थे। वो उनके फैन थे। अगर आगे जाके हम देखते हैं नेल्सन मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला ने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने एक बहुत ही अहम रोल अदा किया। ये देखिए आप यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हो किसमें? साउथ अफ्रीकन फ्रीडम में। साउथ अफ्रीका जो आज़ाद हुई उसमें नेल्सन मंडेला का एक अहम योगदान रहा। किसमें? ये अगेंस्ट अपार्थाइड स्ट्रगल जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी की फिलॉसफी को इन्होंने फॉलो किया, और साथ में ही नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने इनको फ्री करवाया। जैसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह हिंदुस्तान में किया था, तो इसी तरह से सेम यहाँ पे स्ट्रगल जो हो रहा था उसमें नेल्सन मंडेला का एक बहुत ही योगदान रहा। आगे जाके हम देखते हैं नेल्सन मंडेला जो थे ही टू वाज इम्प्रिजनड इन 1964। तो 1964 में क्या होता है? उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलती है। नेल्सन मंडेला को जेल में बंद करके रखा जाता है। तो जेल में उनको क्यों बंद करके रखा जाता है? उनको ट्रेजन वहाँ पे कहा जाता है। इनको कहा जाता है कि ये टेरेजन है। ट्रेजन किसको कहेंगे? टेरेजन हम कहते हैं बागी को।
इन्होंने इनको कहा कि ये बागी है, ये मुल्क के खिलाफ बगावत कर रहे थे। यही चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ दिस चार्ज ही वाज इम्प्रिजनड, ही वाज इम्प्रिजनड फॉर लाइफ टाइम। उन्होंने उनको चार्ज क्या लगाया था कि ये टेरेसन है। टेरेसन किस चीज़ को कहते हैं हम? ये हम कहते हैं जो क्रिमिनल होगा जिसने अपने मुल्क को बेट्रे किया होगा, यही टर्म हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, द क्रिमिनल ऑफ द क्राइम ऑफ बेट्रेइंग द कंट्री, ये जुर्म है जिसमें ये कहा गया है कि इन्होंने मुल्क के खिलाफ बगावत की थी, या इन्होंने डियर किया अपोज करने को अपार्थाइड को। ही डियर टू अपोज अपार्थाइड, अपार्थाइड के खिलाफ उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने ताकत दिखाई, और इस वजह से वो बंद करके रखे गए। अब हो गया यहाँ पे नेल्सन मंडेला की बात। अगर हम आगे चल के देखते, नेल्सन मंडेला के साथ और 7 लीडर्स थे, 7 लीडर्स उनके साथ थे, उनको भी सेंटेंस दिया गया था लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का। नेल्सन मंडेला along with these 7 leaders, they were given the sentence of lifetime imprisonment. इन सब को अब उम्र भर के लिए कैद रखने का हुक्म दिया गया था। जैसे कि वो किस बिना पे था? वो रेसल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे वहाँ पे साउथ अफ्रीकन पीपल। इन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ज़्यादातर वो कलर्ड, ये जो स्किन ऑन द बेस ऑफ कलर ऑफ द स्किन, वो लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, और उसी वजह से इन लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो उस वक्त इस वजह पे या उस बिना पे इनको बंद करके रखा गया था। आप देखो वहाँ पे कलर ऑफ द स्किन कौन कौन सा था, उन बिना पे लोगों को डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। पहला जो कलर ऑफ द स्किन हम देखते हैं वहाँ पे, हम देखते हैं वाइट कलर था। एक कलर माना जाता है वाइट। वाइट कलर लोग कौन माने जाते थे? ब्रिटेन पीपल। ब्रिटेन के रहने वाले जो शख्स थे या ब्रिटेन के जो लोग थे उनको कहते थे कि ये वाइट कलर्ड पीपल थे। साथ में दूसरा कलर जो स्किन था वो था ब्लैक। दिस वाज द नेक्स्ट कलर ऑफ द स्किन। आई टोल्ड यू दैट देयर वायर द पीपल वायर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। फर्स्ट color of the skin was black. This first was white color, and who were having white color of the skin, and those were the British people. They were included in this white color. Next color was black. In this black color only South African natives were included. इसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उनको ब्लैक कलर में रखा गया था, या उनके जो इर्द गिर्द आसपास के लोग थे वो भी, या आसपास मुल्क के जो लोग रहने वाले थे उनको भी ब्लैक्स में शामिल किया गया था। साथ में अगर हम देखेंगे नेक्स्ट कलर जो था आता है इसमें वो है कलर्ड। अब तीसरा वाला इंटरेस्टिंग है इसमें, वो कलर, उसको कलर्ड कहते हैं। कलर्ड में कौन आते थे? इसमें नंबर 1 आते थे इंडियंस, एक तो आते थे यहाँ पे इंडियंस, साथ में आते थे वो जो इर्द गिर्द के कंट्री के लोग थे, बाकी कंट्री के जो लोग थे वो भी इसमें आते थे जो वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कलर ऑफ द स्किन समझ आ गया होगा। ऑन द बेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन द पीपल वायर डिस्क्रिमिनेटेड। नाउ वी विल हेड टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। अब हम कंक्लूजन के करीब पहुंचने वाले हैं। अब हम देखेंगे ये जो कलर ऑफ द स्किन था इस वजह से लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया था। अब आगे जाके उससे उनको कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम्स दैट दीज नॉन वाइट्स वर फेसिंग। इन वजूहात के बिना पे वाइट्स, जो नॉन वाइट्स पीपल थे, उनको अब कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। पहली प्रॉब्लम आपको मैं समझाता हूँ, उसमें है दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन द वाइट एरियाज। उनको रोका गया था कि वाइट एरियाज में उनको जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, वाइट एरियाज का मतलब है वो एरियाज जहाँ पे वाइट पीपल रिजाइड कर रहे हैं। दिस वाइट एरिया मीन्स देयर द ओनली वाइट्स वर रिजाइडिंग इन द एरियाज। These non-colored people were not allowed to live in these areas. The next point
that we are going to discuss is that they were even not allowed to work, not allowed to work in white areas. इसके अलावा उनको वाइट एरियाज में काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। किसके बगैर? विदाउट परमिट। अगर उनके पास परमिट नहीं होता तो परमिट के बगैर उनको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। परमिट का मतलब है कि जैसे आप देखते हो आमतौर पे गाड़ियों का परमिट होता है। परमिट हम इजाज़त को भी कहते हैं। जब तक इनको इजाज़त नहीं होती तो ये वाइट एरियाज में नहीं जा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें कुछ एग्जाम्पल अब उठाते हैं। देखो, कोई प्लम्बरिंग का काम करता था, यानी वो नल के संभालता था, ये एक काम हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्क अगर हम देखते हैं, कोई कर रहा था वहाँ पे, कारपेंटर था, कारपेंटर का काम कर रहा था। ये कुछ वर्कर्स हैं जो, अगर अब इन वाइट पीपल्स को ज़रूरत पड़ती, कहीं पे नल का संभालना था उनको, या इस कारपेंटर को कहीं पे मकान की मरम्मत करनी थी, तो वो खुद वहाँ पे नहीं जा सकते थे जब तक उनको वाइट्स की इजाज़त नहीं होती, जब तक उनको वहाँ जाने का परमिट नहीं होता था, तो वो खुद नहीं जा सकते थे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, और एक इंटरेस्टिंग जो यहाँ पे प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे, और ये सबसे अहम प्रॉब्लम मानी जाती है, even they were not allowed to use these public places, or the public places or other things were separated for both the two sections। यहाँ पे क्या देखते हैं हम? देखो, तमाम पब्लिक प्लेसेस जो थे, इसके अलावा ब्लैक्स के लिए अलग थी, और इसी तरह से वाइट पीपल्स के लिए अलग ये प्लेसेस थे। इसको हम कहते हैं साथ में पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। अब पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन किस चीज़ को कहते हैं? सेग्रीगेट मीन्स अलग करना, याद रखना। वहाँ पे अलग अलग अब सेपरेट फैसिलिटीज़ थी। वाइट पीपल्स के लिए पब्लिक प्लेसेस अलग थे और ब्लैक्स के लिए अलग। देखो, वाइट पीपल जो है इनके लिए अलग प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस हैं, इसी तरह से ब्लैक्स जो हैं इनके लिए सेपरेट प्लेसेस थी। तो उसी चीज़ को वो कहते हैं पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेट का मतलब है अलग अलग करके रखना, ठीक है। मिसाल हम देते हैं, अगर हम देखो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे स्कूल्स की। स्कूल्स वाइट्स पीपल के लिए अलग थे, ब्लैक्स के लिए अलग थे। इसी तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स, जो पब्लिक टॉयलेट्स थे वो भी अलग थे, वाइट पीपल के लिए, ब्लैक्स के लिए अलग। चर्चेस भी अलग थे। साथ हम देखेंगे बस स्टेशंस भी अलग थे इनके लिए, वाइट्स के लिए अलग थे, ब्लैक्स के लिए अलग। इवन सिनेमाज वर आल्सो separated। These are some of the things that were separated। Even each and everything was separated for whites as well as blacks। Now the problem here arises, that is one of the biggest problem that they were facing। Now here what problem arises? We will see that world class facilities। यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ की। ये जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ थी वो किन के लिए थी? सिर्फ वो वाइट पीपल्स के लिए थी, और यहाँ वेल इक्विप्ड फैसिलिटीज़ वहाँ पे थी। दीज वाइट पीपल वायर हैविंग वेल इक्विप्ड वाइट क्लास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। सॉरी, यहाँ पे मैंने वाइट क्लास कहा है, ये वाइट क्लास नहीं है बल्कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो थी वो बेहतर थी इनके लिए, या इनके लिए वेल इक्विप्ड फैसिलिटीज़ थी। और दूसरी तरफ हम देखेंगे, अगर हम नॉन वाइट्स की तरफ जाएंगे, उनके पास क्या थी? वो उनके पास पुअर फैसिलिटीज़ थी। नॉन वाइट्स जो थे वो बेचारे, उनके पास फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। पुअर फैसिलिटीज़ फॉर ब्लैक और फॉर नॉन वाइट्स। नॉन वाइट्स या जो ब्लैक थे उनके पास अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। फैसिलिटी क्या थी उनके पास? पुअर, गंदी फैसिलिटी थी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं? यहाँ पे सफ़र हो रहे हैं ब्लैक पीपल, नॉट वाइट्स। इवन यहाँ पे हम देखेंगे, अगर आप कदम उठा रहे हैं वाइट पीपल या वाइट्स के खिलाफ, ये सारे लोग अब आवाज़ उठाते हैं नॉन वाइट्स, उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो अपोज करें। इवन दे वर नॉट अलाउड टू अपोज।
वो वहाँ पे अपोजिशन भी नहीं कर सकते थे, उनको अपोजिशन करने की इजाज़त भी नहीं दी जाती थी। अब इससे स्ट्रगल जो है उसको हवा लगी ज़्यादा, और फिर हम देखते हैं आगे जाके एक एएनसी पार्टी वजूद में आती है। एएनसी किसको कहेंगे हम? एएनसी की फुल फॉर्म है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को हम एएनसी के नाम से भी पुकारते हैं। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है, इसको आप अम्ब्रेला पार्टी के नाम से भी जान सकते हो। याद रखना, एएनसी की फुल फॉर्म है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इनको हम अम्ब्रेला पार्टी कहते हैं। अब आप कहोगे ये अम्ब्रेला पार्टी क्या है? अम्ब्रेला पार्टी हम कहते हैं, देखो किनको, अम्ब्रेला पार्टी, ये एपी आंध्र प्रदेश नहीं आप समझना इसको, बल्कि एपी का मतलब है यहाँ पे, सॉरी यूपी का मतलब है यहाँ पे अम्ब्रेला पार्टी। अम्ब्रेला पार्टी में कौन थी? उसमें मिक्सड पार्टीज आती हैं, मिक्सड, या जिसमें बहुत सारी पार्टीज मिल गई होगी, ये सब मिली और इन्होंने एएनसी बनाया। एएनसी कैसे वजूद में आया? एएनसी में बहुत सारी मिक्सड पार्टीज थे, मुख्तलिफ पार्टीज से लोग आए थे मिक्स होके। याद रखना ये। तो ये हो गया एएनसीज के बारे में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब एएनसीज ने क्या काम किया, या जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने दे रेजड वॉइस अगेंस्ट रेसल डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने अब आवाज़ उठाई, किसके खिलाफ? रेसल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एएनसी ने आवाज़ उठाई। उसके बाद क्या देखते हैं हम आगे जाके, अगर हम इन 1950 की बात करेंगे, 1950 में जो ब्लैक्स थे या कलर्ड लोग थे, अब उन्होंने अपनी आवाज़ को तेज़ कर लिया अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ। अब ये आवाज़ बढ़ रही थी, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ ये आवाज़ दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ रही थी। और फिर आगे जाके हम देखते हैं उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च किए। 1950 में हमने देखा जो ब्लैक्स थे या इसी की तरह जो कलर्ड पीपल थे, वो अब लड़ने लगे अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ। दे इवन लॉन्चड प्रोटेस्ट्स, दे लॉन्चड मार्चेस एंड दे आल्सो लॉन्चड स्ट्राइक्स। उन्होंने क्या क्या काम किया? उन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च किया, उन्होंने मार्चेस निकाले, और इसके अलावा उन्होंने काम किया स्ट्राइक्स को निकाला। ये कुछ पॉइंट्स थे जो वो कर रहे थे। इनके साथ क्या हुआ फिर, ये जो यूनियन वर्कर्स थे, अब यूनियन वर्कर्स भी इनके साथ मिल जाते हैं, साथ में कम्युनिस्ट पार्टी भी मिल जाती है, और उन्होंने अब एजिटेशन में हिस्सा लिया। एजिटेशन हम किसको कहते हैं? एजिटेशन का मतलब है आवाज़ उठाई उन्होंने इनके खिलाफ। आगे जाके फिर क्या होता है, जब एजिटेशन उठती है, वहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे सेंसिटिव वाइट्स थे। इनमें से कुछ लोग थे वाइट्स, वो लोग थे जो सुलझे हुए वाइट्स थे। सेंसिटिव वाइट्स का मतलब है कि सुलझे हुए वाइट पीपल। उन्होंने क्या किया काम? दे ज्वाइनड एएनसी, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया ताकि वो अपोज कर सके अपार्थाइड को। अपार्थाइड के खिलाफ उन्होंने आवाज़ अब उठाई उन्होंने भी, और उन्होंने दे प्लेड ए लीडिंग रोल, यू कैन सी हियर, दे प्लेड ए लीडिंग रोल इन द स्ट्रगल। इस स्ट्रगल में उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ एक लीडिंग रोल अदा किया। किन्ने? जो सेंसिटिव वाइटर्स थे। आगे जाके हम देखते हैं इसी तरह से, लेकिन कंक्लूजन में आता हूँ फिर मैं। अब हम वाइट्स को देखते हैं। वाइटर्स जो थे उन्होंने कंटिन्यू किया रूल करना, वाइट्स अभी भी हुकूमत उनके ऊपर कर रहे थे। साथ में उन्होंने क्या काम किया, वो अभी भी लोगों को डिटेन कर रहे थे, वो उनको बंद करके रख रहे थे। इवन दे वर टॉर्चरिंग देम, दे वर डिटेनिंग, दे वर टॉर्चरिंग एंड इवन किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक्स, और हज़ारों काले लोगों को वो मार रहे थे। और यहाँ कलर्ड पीपल, चाहे वो ब्लैक्स हों या वाइट्स, यहाँ पे ब्लैक्स और वाइट पीपल को वो क्या कर रहे थे? दे वर किलिंग, फर्स्ट दे वर किलिंग एंड अनदर पॉइंट हियर इज टॉर्चरिंग। ये कुछ काम कर रहे थे वो, एक तो टॉर्चर कर रहे थे और इसके अलावा लोगों को वो मार रहे
थे। कौन? वाइट्स। यहाँ पे ब्लैक्स अपनी अभी भी, या नॉन वाइटर्स जो थे उन्होंने अभी भी अपने स्ट्रगल को कायम रखा, लेकिन इनके खिलाफ अभी आवाज़ उठा रहे थे। फिर भी ब्लैक पीपल्स के खिलाफ अभी भी लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे थे फिर वाइट पीपल, और इस तरह से ये अभी भी जंग ख़त्म नहीं हुई थी। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।